मेरा नाम मुदस्सिर नदीम है। आप लोगों ने माइट भी व्हाट्सएप पर औरंगाबाद की कुछ पुरानी तस्वीरें, कहीं पर औरंगाबाद के कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स कहीं देखे होंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग रन करते हैं औरंगाबादी मुसाफिर के थ्रू। और आज हम लोग कुछ इंसाइट्स देखेंगे औरंगाबाद के बारे में। हम लोग कहते हैं कि औरंगाबाद एक हिस्टोरिकल सिटी है, एक कल्चरल सिटी है, लेकिन व्हाट आर दी थिंग्स विच मेक्स औरंगाबाद औरंगाबाद। उर्दू लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नाम है वहीदा नसीम, जिनका ताल्लुक़ औरंगाबाद से था। उनका एक बड़ा प्यारा शेर है कि मैं लाल हूँ यमन का, न मोती अदन का हूँ, एक ज़र्रे हक़ीर मैं खाके दक्कन का हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि ये खाके दक्कन, इस दक्कन की मिट्टी में ऐसी क्या बात है कि इसने दुनिया को अलग अलग फील्ड में, अलग अलग आस्पेक्ट से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। औरंगाबाद एक बहुत बड़ा कलेक्शन है डाइवर्स हेरिटेज का, हिस्ट्री का, और बहुत सारी फील्ड्स में औरंगाबाद का कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मकबरा या पंचक्की औरंगाबाद का नाम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में औरंगाबाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें हिमरू है, पैठनी है। देन उसके बाद हमारे पास एक 700 ईयर्स ओल्ड पेपर इंडस्ट्री थी, जिसे हम कागजीपुरा कहते हैं, जहाँ कागज़ बना करता था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कागजीपुरा। देन उसके बाद एक सूफीज़म का बहुत बड़ा सेंटर रहा है औरंगाबाद। देन उसके अलावा उर्दू लिटरेचर में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और मिडिवल इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स हमारे पास है, जिसमें नहर अंबरी और पंचक्की है। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो एक औरंगाबाद का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ाता है हिस्ट्री में। अगर हम निज़ाम शाही यानी मलिक अंबर से पहले देखें तो जो सिटी में आज हम लोग रहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उसके आसपास के जितने एरियाज़ है, जैसे खुलदाबाद है, दौलताबाद है, वहाँ पर अलग अलग डायनेस्टीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मलिक अंबर के आने के बाद उन्होंने ये सिटी डेवलप की 1610 में, 1610 में। और मलिक अंबर से हम देखते हैं कि मुग़ल पीरियड और आसिफ जाही में औरंगाबाद एज अ सिटी बहुत ज़्यादा उसको पीक मिला। मलिक अंबर ने जब यहाँ पर औरंगाबाद शहर को बसाया तो उन्होंने एक अपने मिनिस्टर्स के लिए महल बनवाए। महल जब उन्होंने बनवाए तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर कुछ लोग रहते हैं तो उनकी डेली नीड्स क्रिएट होगी, और डेली नीड्स क्रिएट होगी तो वहाँ पर मार्केट डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये पूरे रॉयल फैमिलीज़ थे और मिनिस्टर्स रहते थे, इसीलिए उनकी डेली नीड्स को कैटर करने के लिए एक मार्केट डेवलप हुआ। उस मार्केट को नाम दिया गया शाहगंज। दैट मीन्स रॉयल मार्केट। शाह यानी रॉयल, गंज यानी मार्केट को कहते हैं। तो रॉयल फैमिली की डेली नीड्स को कैटर करने के लिए शाहगंज ये डेवलप हुआ। इवन ये मस्जिद और ये सारी चीज़ों का भी बहुत अपना एक वास्ट हिस्ट्री है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है यूट्यूब के ऊपर कि शाहगंज की मस्जिद को 2023 में 300 साल पूरे हो रहे हैं। तो इन 300 सालों में यहाँ पर कौन कौन से इमाम थे, उनका ड्यूरेशन कितना था, और मस्जिद सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि एक सोसाइटी को पूरा एक सपोर्ट देने के लिए यूज़ होती थी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हौज़ हुआ करता था, या जिसे वाटर रिजर्वर कहते हैं। वो वाटर रिजर्वर लोगों की पानी की नीड फुलफ़िल करता था। एक ज़माने में बहुत बड़ा कहत आया था औरंगाबाद में, तो यहाँ से ही लोग पानी लेकर जाया करते थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर मार्केट था, तो लोग जब आते थे तो लोगों के रुकने का इंतज़ाम भी यहाँ पर होता था। तो ये हमारी मस्जिदें और ये हमारे जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ इबादत गाहें नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोसाइटी को कंसिडर करते हुए उसके हिसाब से ये पूरा वर्क करता था। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की एक बीवी थी जिनका नाम था नवाब बेगम बाई। तो उनके लिए एक महल बनाया गया था, और बाद में उन्हीं के नाम से 2 मोहल्ले हम आज जानते हैं। क्योंकि वो मलिका हिंद थी, औरंगज़ेब की बीवी थी, तो उन्हें इज़्ज़त के साथ बाई जी कहा जाता था। तो उनके नाम पर 2 मोहल्ले आज हम देखते हैं, एक है बाईजीपुरा और एक है नवाबपुरा। ये सिटी चौक की तस्वीर है, तकरीबन 130 साल पुरानी। ये वही तस्वीर है जहाँ चांद रात के दिन कदम रखने की जगह नहीं होती हमारे पास। तो ये वही रास्ता है, वो शाहगंज की सिटी चौक की मस्जिद है। और उसी के साथ साथ जैसा यहाँ पर बाज़ार है, जैसा मुग़ल पीरियड में यहाँ पर फूलों का बाज़ार हुआ करता था, फ्लावर मार्केट, उसको नाम दिया गया गुल मंडी। एक बाज़ार होता था जहाँ पर सिर्फ कपड़ों को कलर्स दिया जाता था, वो बन गई रंगार गली। उसी के साथ साथ मुग़ल मिलिट्री में काफ़ी हम कहेंगे हमारी ज़बान में ऊंचे पूरे हट्टे कट्टे पठान थे फ़ौज में, वो रोहिला पठान थे, वो जहाँ सेटल हुए वो बन गई रोहिला गली। तो हम लोग कम्प्लीटली सराउंडेड है हमारी हेरिटेज से, हमारी हिस्ट्री से। ये सिर्फ एग्जांपल्स है, आप जितने भी देखेंगे, बेगमपुरा है, मुग़लपुरा है, महमूदपुरा है,
मंजूरपुरा है, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे हेरिटेज और हमारे हिस्ट्री से कनेक्टेड है। अब नवाबपुरे की बात आई तो काफ़ी फेमस है कि हिमरू इंडस्ट्री हमारी जो है वो काफ़ी पुरानी है, अराउंड 700-800 ईयर्स ओल्ड इंडस्ट्री है हमारे पास। नवाबपुरे में आप आज भी जाएंगे तो कई ऐसे आपको वहाँ पर शोरूम्स दिखेंगे जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कुरैशी फैमिली जो कंटिन्यू कर रही है अभी भी उस बिज़नेस को, तो आपको कहीं वहाँ पर हिमरू के हैंडलूम्स वहाँ पर दिख जाएंगे। तो हिमरू का एक बहुत बड़ा हम सेंटर रहे हैं। एक एग्जांपल ये है, ये मुग़ल आज़म फिल्म का ये जो सीन है जिसमें दिलीप कुमार ने जो शेरवानी पहनी है, ये हमारे नवाबपुरा औरंगाबाद में ही बुनी गई थी, ये आप जो देख रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा हमारे पास जो हेरिटेज है वो नहर अंबरी का है। आज हम लोग सभी पानी की वजह से बहुत परेशान हैं औरंगाबाद में, लेकिन हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है जो पूरा औरंगाबाद को पानी सप्लाई किया करता था। ये नहर अंबरी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो नहर की हाइट इतनी है कि एक इंसान चल सकता है अंदर। जब मलिक अंवर ने यह प्लान बनाया कि मुझे नहर अंबरी औरंगाबाद में बनाना है, तो उस ज़माने में बीजापुर डायनेस्टी के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत डीमोटिवेट किया। उनका नाम था मुल्ला मोहम्मद। उन्होंने ये कहा कि ये इंसान के बस का काम ही नहीं है कि इतनी बड़ी एक नहर बनाए और वो पानी आ रहा है सौंगी से हरसुल होते हुए फिर रोज़ाबाग होते हुए औरंगाबाद में। और उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा था वो मिनिस्टर ने कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर कोई किसी को अगर ये इस तरह की नहर बनानी है तो उसे उमर नूह, सबर अय्यूब और ख़जाना क़ारून की ज़रूरत पड़ेगी। तो मलिक अंबर ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और हम देखते हैं कि सिर्फ 15 महीने के अंदर उस ज़माने के 2,50,000 के ख़र्च के साथ नहर अंबरी कंप्लीट हो गई। उसका एक एस्टिमेशन ये दिया जाता है कि ये नहर अंबरी आज भी हमारे पास रोज़ाबाग, दिल्ली गेट और दूसरे इलाकों में पानी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है वो इसी नहर के थ्रू प्रोवाइड करती है। 17 लाख गैलन पानी 24 घंटे के अंदर वो नहर प्रोवाइड करती है। जब बाबा शाह मुसाफिर और बाबा शाह महमूद जिन्होंने ये पंचक्की कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया, वहाँ पर उन्होंने एक लाइब्रेरी सेटअप की। उस लाइब्रेरी में सिर्फ इस्लामिक बुक्स या कुरान या हदीस के बुक्स नहीं होते थे, उसके अलावा साइंस, ज्योग्राफी, आर्ट्स, हिस्ट्री, ये सारी बुक्स वहाँ हुआ करती थी और दुनिया से लोग यहाँ पंचक्की आया करते थे पढ़ने के लिए। तो उस ज़माने में उस लाइब्रेरी को एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी कंसीडर की जाती थी। आज़ादी के बाद हालात यहाँ के बदले और फिर यहाँ की सारी बुक्स जो है वो एक ट्रेन में डालकर हैदराबाद शिफ्ट कर दी गई। तो ये लाइब्रेरी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा हेरिटेज रहा है। 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सभी को पता है कि किस तरह से जो पहली जंग आज़ादी लड़ी गई इंडिया में, उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। काला चबूतरा एक्चुअली मलिक अंबर का बनाया हुआ था, जहाँ पर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर लोग जमा होते थे और वहाँ पर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे आज हमारे पास कॉमेडी शोज़ होते हैं या कुछ कॉन्सर्ट्स होते हैं या कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उस ज़माने में शहर से बाहर लोग जमा होते थे। ये काला चबूतरा बहुत बड़ा चबूतरा था, यहाँ पर हाथियों की लड़ाई, तलवारबाजी, ऐसे अलग अलग खेल होते थे जो लोग जिससे एंटरटेन होते थे। लेकिन उसके तकरीबन 250 साल बाद 1857 में जब हम देखते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र के लीडरशिप में जो पहली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ी गई, तो अलग अलग शहरों में वो इंसिडेंट हुआ कि लोगों ने बगावत की। जब औरंगाबाद में ये बगावत हुई तो ये उस्मानपुरा इलाके के पास हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 24 मुसलमान थे जिन्होंने बगावत की, वो पकड़े गए और उन्हें इस काला चबूतरा पर फांसी दी गई। उन क्रांतिकारियों को वो फांसी दी गई थी, इसलिए उस चौक का नाम आज क्रांति चौक कहा जाता है। वो जो पुराना हिस्सा है वो तो कॉरपोरेशन ने तोड़ दिया, वहाँ पर एक नया चबूतरा बना है, वहाँ पर फ्लैग वगैरह आप देखते हैं। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो स्टोन लगा है वहाँ पर वो 20 लोगों के नाम भी आज लिखे हुए हैं, जैसा मीर फिदा अली और दिलावर ख़ान वगैरह वगैरह, ये 20 लोगों के नाम आज भी लिखे हैं। वो पूरा इंसिडेंट वहाँ लिखा है कि किस तरह से 20 या 24 लोगों ने अपनी जान दी थी और इंडिया के इंडिपेंडेंस लड़ाई में। हाँ, अब आया मेन टॉपिक। तो औरंगाबाद में कोई भी महफिल चाय के बिना और कोई भी शादी नान खालिए के बिना अधूरी है। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं मोहल्लों की, बाज़ार की, है ना, अलग अलग इंसिडेंट्स की, वहाँ पर हमारा खाना भी हमारे लिए हेरिटेज है। ये तकरीबन 700 साल पुराना हमारा हेरिटेज फूड है। कहानी तो सबको ज़्यादातर पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब शिफ्ट किया कैपिटल, तो फ़ौज में काफ़ी तगड़े फ़ौजी थे, लोग थे, भूख उनको ज़्यादा लगती थी, तो अब सोल्यूशन ऐसा निकाला जाए कि ऐसा खाना हो जो ज़्यादा देर तक डाइजेस्ट हो और ताकत भी दे। तो क्या किया, तो मसाले जो थे उसमें गोश्त डाला, बना दिया। लेकिन एक बात ये है कि ये कल्चर हमारा, हम लोगों ने आज तक
कैरी किया है, वो एक अच्छी बात है। चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ा लें कि ये साइकिल की सीट है, चाहे लोग कितना भी कह दे कि अरे यार ये तो बहुत पिछड़े हैं, ये तो नान खलिए को छोड़ते ही नहीं, लेकिन हम एकदम उन लोगों को ईजी लेते हैं। हमारा जो ट्रेडिशन है, एकदम औरंगाबादी लैंग्वेज में बोले तो मांडिए दाल के, दस्तर बिछा के, ताम चीनी के कटोरे और साथ में नान, तो ये हमारा हेरिटेज फूड है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर औरंगाबादी अगर इमोजी बनाते अगर फेसबुक के, तो वो कुछ इस तरह से होती, मतलब हम इतने दीवाने। और अगर ऐसी इमोजी बनाते तो इमोजी भी यही कहती कि भाई तरी को खाली कटोरा लेके आओ। तो ऑटोमन अम्पायर सभी को पता है, तुर्की की ऑटोमन अम्पायर थी। इनके जो लास्ट खलीफा थे अब्दुल मजीद सानी या अब्दुल मजीद टू उन्हें कहते हैं, उनके लिए प्रपोज टोम खुल्दाबाद में बनाया हुआ है। वो दफन नहीं है वहाँ पर, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो प्रपोज टोम उनके लिए बनाया गया था, जो अल इरफान जो स्कूल है उसके पीछे तकरीबन 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। अब वहाँ पर ये जो है तो आपको टोम देख सकते हैं। ये सारे जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, और उसी के साथ साथ आपने जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि ये जो सारी जर्नी है मेरी, वो एक हॉबी से शुरू हुई थी जो औरंगाबाद के पुराने फ़ोटोज़ कलेक्ट करने की है। तो मेरे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह 1864 से लेके 1996 तक का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है औरंगाबाद के फ़ोटोग्राफ्स का। तो इंस्टाग्राम पे आप मीम्स, फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं, और अगर किसी को डॉक्यूमेंट्रीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो ये हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए हैं और बहुत सारे हमारे इन प्रोग्रेस हैं। एक पार्ट तो हो गया हमारा हिस्ट्री का। दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है औरंगाबाद का, वो है उर्दू लिटरेचर को लेके। एक चीज़ यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, वली दक्नी की तस्वीर है, ठीक है। वली दक्नी मुग़ल पीरियड के शायर थे। इनके ज़माने में शायरी होती थी, लेकिन फ़ारसी ज़बान में होती थी, पर्शियन लैंग्वेज में होती थी, उर्दू में भी होती थी। उर्दू का पुराना नाम रेख्ता है, तो उर्दू में भी शायरी होती थी, लेकिन लोग मतलब बहुत अच्छा नहीं समझते थे कि कोई उर्दू में शायरी कर रहा है। उस ज़माने में वली दक्नी ने ना सिर्फ उर्दू में शायरी लिखी, बल्कि उन्होंने उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा जो टाइप है उसको इन्वेंट किया। उर्दू में अलग अलग टाइप होती है शायरी की, जिसमें हमद, नात, मरसिया, रुबाई, गज़ल, नज़्म, ये अलग अलग टाइप्स है। इसमें जो सबसे बड़ा टाइप है जो गज़ल हम लोग कहते हैं, वो गज़ल का इन्वेंशन जो हुआ वो एक औरंगाबाद के शायर वली दक्नी से हुआ था। और वली दक्नी ने क्या किया कि जो अपना पोएट्री कलेक्शन था, जिसे दीवान कहते हैं, उस ज़माने में दिल्ली लेकर गए, और वहाँ के जो दिल्ली के बड़े बड़े शायर थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। उसमें जो सबसे बड़ा जो शायर जो इन्फ्लुएंस हुआ वो थे मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर को गालिब से बड़ा शायर माना जाता है उर्दू लिटरेचर में। इवन गालिब ने भी वही कहा है कि रेख्ता के सिर्फ तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था, तो गालिब खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मीर एक बहुत बड़े शायर थे। तो आप ये समझिए कि मीर इतने बड़े शायर जब वली दक्नी की शायरी पढ़ते हैं तो वो इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो वली दक्नी पे शेर कहते हैं कि खूगर कुछ यूं ही नहीं हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। यानी मैं ऐसे ही उर्दू और रेख्ता पोएट्री का इन्फ्लुएंस मुझ में नहीं आया, मैं ऐसे ही फ़ैन नहीं बना। जिस इंसान की वजह से मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ वो बाशिंदा दक्कन का था, वो रहने वाला दक्कन का था। तो आप समझ सकते हैं कि उर्दू पोएट्री में औरंगाबाद का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ये अली सेठी के एक एल्बम का सीन है, 3 साल पहले एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने एक गज़ल पढ़ी है, ख़बर तहय्युर इश्क, ठीक है। तो ये जो असल में इतनी मशहूर है, ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल्स आज के यंगस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए कहा है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। ये जो गज़ल है ये लिखी हुई है सिराज औरंगाबादी की। एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर थे औरंगाबाद के, और कई बड़े बड़े जितने भी उर्दू लिटरेचर के जितने लोग हैं उनका आज भी यही कहना है कि ये जो गज़ल है सिराज औरंगाबादी की, ये लेवल की गज़ल आज तक कोई उर्दू में नहीं लिख सका, उर्दू लिटरेचर में। इसका एक बड़ा फ़नी सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हम लोगों ने औरंगाबाद और उर्दू के अलग अलग सोवेनियर्स बनाए हैं, ठीक है। उसमें ये शेर कार्ड भी है जिसके अंदर ये शेर है। क्या हुआ कि कुछ महीने पहले शाही मस्जिद के पास, जो शाही मस्जिद का पास जो हॉल है हज हाउस के पास, वहाँ पर एक मुशायरा था जहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स ने हमें बोला कि आप आपके जो सोवेनियर्स है वो वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। अब वहाँ पर ये शेयर कार्ड रखा हुआ, और 2 हमारे यंगस्टर्स औरंगाबाद के वहाँ पर आए और उन्होंने देखा। अब उनका जो डिस्कशन चल रहा है वो टिपिकल औरंगाबादी लैंग्वेज में चल रहा है। एक देखकर बोलता है, अरे यार ये तो अली सेठी का गाना है। तो दूसरा देख के बोलता है, हाँ अरे हो यार ये अली सेठी का गाना दिख रहा। बोले, अरे फिर अली सेठी का गाना है तो फिर ये हज़रत क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब एक
कहेंगे अफसोस वाली या फिर एक फ़नी चीज़ बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, कि ये हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये किसने लिखा हुआ। और उसमें और एक अजीब बात ये है कि जिस जगह पर ये डिस्कशन हो रहा है, जहाँ पर ये दो लड़के बात कर रहे हैं, वहाँ से कुछ कदम पर अगर आप जाएंगे तो एक कब्रस्तान है। उस कब्रस्तान में एक टोम है या एक मकबरा है जो कहीं से दूर से कहीं से भी दिख जाता है, और वो जो मकबरा है वो सिराज औरंगाबादी का है। पंचकुआ कब्रस्तान जो काला दरवाज़ा से नौबत दरवाजे के बीच में है। आई एम श्योर हमने कई लोगों ने देखा होगा, जब वहाँ से गुजरते हैं तो ये अकेला टोम है जो किसी की भी नज़र को कैच कर सकता है। ये 1980 की तस्वीर है पंचकुआ कब्रस्तान की। अगेन ये पंचकुआ जो नाम है इलाके का, किसी ज़माने में वहाँ 5 कुएँ हुआ करते थे, वजह से उस एरिया का नाम पंचकुआ है, और क्योंकि वो कब्रस्तान भी वहीं पर है इसलिए उसे हम पंचकुआ कब्रस्तान कहते हैं। तो ये सिराज औरंगाबादी का मकबरा औरंगाबाद में, वहीं पंचकुआ कब्रस्तान में। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 2 बड़े शायर दे दिए और हमारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद भी कई बड़े बड़े नाम हमारे पास मिलते हैं, जिसमें सिकंदर अली वजद है, बशर नवाज साहब है, वहीदा नसीम है, हिमायत अली शायर हैं, रऊफ़ अंजुम हैं। उसके अलावा सिर्फ शायरी की हद तक हमारा काम नहीं रहा है। मौलवी अब्दुल हक, इनका जो कनेक्शन था, ताल्लुक़ था, वो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ साइड से था, लेकिन वो निज़ाम हुकूमत में एक बड़े ओहदे पे थे, इसीलिए वो औरंगाबाद में रहा करते थे। औरंगाबाद का एक कॉलेज, सबसे पहला जो कॉलेज था मल्टीपर्पज़ स्कूल, जिसे जो आज हम मल्टीपर्पज़ स्कूल के नाम से जानते हैं, भड़कल गेट के पास, वो पहला औरंगाबाद का कॉलेज था और उसके पहले ये प्रिंसिपल थे। उसी के साथ साथ एक बड़ा डिपार्टमेंट चलता था जो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करता था। उस डिपार्टमेंट का नाम था अंजुमन तरक्की उर्दू। ये डिपार्टमेंट मकबरे के पास था। तो ये यहाँ से कई ऐसी किताबें हम लोगों ने पब्लिश की है जो उर्दू लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। इवन आप अगर रेख्ता की साइट पे जाएंगे तो आपको कई पुरानी किताबें ऐसी मिलेगी जहाँ पर पब्लिशर का जो नाम है वो आपको दिख जाएगा कि अंजुमन तरक्की उर्दू औरंगाबाद दक्कन, ये वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा जिन लोगों का आर्ट से, उर्दू और या हिस्ट्री से भी जिनका ताल्लुक़ है, उनको पता है कि द स्टैंडर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। मतलब ये इतना ज़्यादा है कि आज भी उसके बिना काम नहीं होता। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हम जाएंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और जहाँ जहाँ उर्दू पर लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी पे जो जिन्होंने रेडी की है, पूरी बनाई है, वो शेख चांद साहब थे जो मौलवी अब्दुल हक के स्टूडेंट थे, उनके गाइडेंस में हुई। और ये पूरी जो डिक्शनरी जो बनी है वो मकबरे के अंदर बैठ के बनी है। यानी वो मकबरे में ऑफिस था तो वहाँ पे सुकून ज़्यादा है मकबरे में, तो वहाँ पर वो बैठते थे और वहाँ पर वो डिक्शनरी लिखा करते थे। तो ये पूरी डिक्शनरी जो बनी है वो औरंगाबाद में बनी है। इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है औरंगाबाद के। एक सबसे पहले खुल्लाबाद या औरंगाबाद हम लोग देखते हैं कि सूफीज़म का एक बहुत बड़ा हब है, जहाँ पर हज़रत ज़र बख्श हैं, देन उसके बाद जो तो बुरहानुद्दीन गरीब है, और बड़े बड़े सूफीज़ जो हैं वो यहाँ पर मदफून हैं, यहाँ पर दफन है। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो औरंगाबाद का वो ये है, बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अबुल आला मौदूदी, इनकी पैदाइश और इनका जो हाई स्कूल तक का एजुकेशन था वो औरंगाबाद में ही हुआ। मौलाना मौदूदी, वो आप देख सकते हैं कि मौलाना मौदूदी का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। जैसा अभी हमारे पास प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल होते हैं, उस ज़माने में उसे उर्दू में नाम था कि तहतानिया, वस्तानिया और फ़ौखानिया। जैसा नवाबपुर के अगर कोई लोग होंगे उन्हें याद है कि वो बाग के एरिया के पास अल्लामा शिबली स्कूल जाए, वहाँ पर एक बहुत पुराना स्कूल था तहतानिया स्कूल। उसके अलावा आपको फ़ौखानिया और वस्तानिया भी स्कूल दिख जाएंगे। तो मौलाना मौदूदी की पैदाइश भी औरंगाबाद में है और उनका हाई स्कूल तक का जो एजुकेशन है वो औरंगाबाद में हुआ है। और ये मौलाना मौदूदी का घर है मंजूरपुरा में। गांधी पुतले से आप जो नीचे साइड जाते हैं वहाँ पर मंजूरपुरा इलाका है, वहाँ पर मौलाना मौदूदी का ये घर था। 2 साल पहले तक ये घर इसी कंडीशन में था, अभी इसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर मौलाना मौदूदी मेमोरियल हॉल का काम चल रहा है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे कि और कई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है औरंगाबाद के। इवन पर्सनैलिटीज़ के बारे में आप अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें वली दक्कनी है, सिराज औरंगाबादी है, मौलाना मौदूदी है और कई लोग हैं। तो जब आप इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सिटी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। प्लस आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा होगा कि यार मतलब मुझे भी कुछ इस तरह से कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए करना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। जैसा मलिक अंबर की बात हुई, वो हमारे पास जो सवाब जारिया का जो कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा सवाब जारिया है कि 400 साल पहले कोई एक नहर उन्होंने बनाई और आज तक हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन आज हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो, जैसा
शारिक भाई ने कहा कि लिविंग लेजेंड्स है हमारे लिए, हम उनसे एग्जांपल दे सकते हैं। डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब का नाम हमने सुना है, सरखाजी साहब थे, अशफाक अहमद साहब है जिनका एजुकेशन में बहुत बड़ा, ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए एजुकेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है ना। तो ये मतलब ये इस मिट्टी की खासियत है कि उसने ऐसे लोगों को क्रिएट किया जिन्होंने आगे चलकर अपनी अपनी फील्ड में, अलग अलग फील्ड में लोगों को गाइड किया। ना सिर्फ वो औरंगाबाद में रहते हुए बल्कि औरंगाबाद के बाहर और इस मुल्क के बाहर रहते हुए उन्होंने लोगों को गाइड किया। और इसी पस मंज़र को हमारे औरंगाबाद के शायर क़मर इकबाल साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि एक डूबे तो उभरता है एक नया सूरज, लोग हैरान हैं ये खाके दक्कन कैसी है। तो ये खाके दक्कन कुछ इस तरह से है। तो आपको मैसेज यही देना था कि औरंगाबाद इज़ नॉट अबाउट फ्यू हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स रखता है। यही हम लोगों को याद रखना है ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा बासित भाई का और आरवश की टीम का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने ऐसे रीज़न्स रख सकूं कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग कह सकें कि हाँ, हमारे पास एक नहीं कई सारे ऐसे रीज़न्स हैं टू लव औरंगाबाद। शुक्रिया।